तरह अब जैसे हम कहीं पे भी हो तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगे तो, है ना। सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होता है, मतलब जैसे भूमि की सौर ऊर्जा से गर्म होती है, सौर विकिरणों से, तो ये सागर भी विकिरणों से गर्म होता है। तथा स्थल की तुलना में जल के तापमान में शीतलन की प्रक्रिया थोड़ा कैसी होती है, धीमी होती है। और अब हम इसके तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें तो अब तो इस तरह से हम एक क्या डायग्राम बना सकते हैं। जैसे अक्षांश रहा, स्थलीय जल का असमान वितरण रहा, सनातन पवनें रही, महासागरीय धारा रही। तो हम लैटिट्यूड वाइज देखें तो ध्रुवों की ओर, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सौर विकिरणों की मात्रा में मतलब यहाँ पे कमी आ रही है। तो इसमें क्या तो इसके कारण क्या होता है, महासागरीय जल का तापमान भी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। तो हम इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में ना लिख के पॉइंट्स फॉर्म में लिखना होता है उत्तर। और यहाँ पर हम वैसे और भी डायग्राम जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया, ये पोल्स हो गए, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सॉरी, और टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, है ना। टेम्परेचर मतलब तापमान घट रहा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब बहुत तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। और अब इस तरीके से स्थलीय जल का असमान वितरण है कि नॉर्थ गोलार्ध है वहाँ स्थल ज़्यादा है, तो उससे, और किसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, तो वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करते हैं यहाँ के कॉन्टिनेंट। तो अपने आप में ऑब्वियस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इससे। अब सनाती पवनें होती है ना, तो ये 2 तरह की होती हैं, ऑफशोर विंड्स और ऑनशोर विंड्स। ऑफशोर विंड्स वो होती है कि जिनकी गति स्थल से महासागर की होती है। तो महासागर के सतही जल अब स्थल से महासागर की ओर होगी तो भाई क्या होगा, महासागर के सतही गर्म जल को तट से दूर ले जाएंगे ना, और इससे क्या होगा, नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके विपरीत ऑनशोर विंड ये होती हैं कि सागर से तट की ओर चलती हैं और गर्म जल तट पर जमा हो जाता है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और भी हम बहुत सारे डायग्राम्स बना सकते हैं। आई थिंक ये यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इस वाले सनातनी पवन वाले से, तो और ढंग से पढ़ लेना है। वैसे मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और महासागरीय धारा में यह है कि गर्म महासागरीय धाराओं से ठंडे क्षेत्रों का तापमान बढ़ जाता है, इसी तरीके से ठंडी महासागरीय धाराओं से गर्म क्षेत्रों का तापमान घट सकता है। तो अब हम एक एग्जांपल की सहायता से लिखते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा, जैसे कि इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये गल्फ स्ट्रीम धारा है। तो यहाँ से ये क्या, जैसे ये अब इसमें क्या लिखा है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट है ना, यहाँ पर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। गर्म धारा है जहाँ से होकर गुजरेगी, वहाँ का तापमान बढ़ा देगी। और इसी लेकिन लेब्राडोर धारा है, तो उससे क्या होता है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्व तट के नज़दीक तापमान घट जाता है। ये लेब्राडोर धारा है, जैसे ये आ रही है ना चित्र में। तो ये था। अब हम टेंटेटिव नक्शा बना लिया और नक्शे में लिख दिया कि महाद्वीपीय धाराओं को सागरीय ताप पर पड़ने वाले प्रभाव मतलब जनरेट करने होते हैं नक्शे वगैरह, ये पॉइंट्स वगैरह में इस तरीके से आंसर। और परिवेष्टित समुद्र वो होते हैं, जैसे कि निम्न अक्षांशों में यहाँ मतलब परिवेष्टित समुद्र है ना, तो निम्न अक्षांशों में यहाँ तापमान खुले सागर की तुलना में ज़्यादा रहता है। अब लेकिन उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्र है, तो वहाँ खुले सागर की तुलना में तापमान कम होता है। तो ये हो गया फैक्ट्स। तो अब हम यह निष्कर्ष देने की कोशिश करते हैं कि अतः निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि सागरीय जल का तापमान एक कारक पर निर्भर न होकर अनेक कारकों से प्रभावित रहता है तथा प्रभावित क्षेत्र के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र मतलब सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस तरीके से हम जो भी XYZ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष दे सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन था। थैंक यू।